नमस्कार। आज हम भारत के उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट के एक काफ़ी कह सकते हैं पेचीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये वो इलाका है जो देखिए अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन दशकों से ना वहाँ अशांति और विद्रोह की मतलब एक आग सी सुलगती रही है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो उग्रवाद का इतिहास रहा है उसे थोड़ा समझें, और खासकर 2015 में वो जो एक बड़ा हमला हुआ था ना, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, उस पर थोड़ा गौर करेंगे। और ये भी देखेंगे कि स्रोत के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने कैसे जवाब दिया, कैसे ये अलग अलग गुट एक साथ आए थे और ये पूरी चुनौती थी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी ना सिर्फ एक हमले या उसकी जवाबी कार्रवाई की कहानी नहीं है। जैसा आपने कहा, स्रोत इशारा करता है कि इसमें दशकों पुराना संघर्ष है। जी। बाहरी ताकतों की भूमिका की बात भी है इसमें, बदलती सरकारी नीतियां हैं, इंटेलिजेंस का अपना एक रोल है, मतलब बहुत कुछ है। हम थोड़ा पीछे से देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद से नागाओं की आज़ादी की मांग ने कई मोड़ लिए, और फिर 2015 की घटना इस सब में इतनी अहम क्यों हो जाती है। हाँ, तो अगर बिल्कुल शुरुआत से देखें, 1947 भारत आज़ाद हुआ। यस। उसी वक्त से मतलब कुछ नागा नेताओं ने कहा कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। मतलब स्रोत तो यहीं से शुरू कर रहा है। हाँ बिल्कुल, उनकी मांग थी एक अलग, एक आज़ाद देश की। और इसी के चलते फिर वो विद्रोह शुरू हुआ। कई सालों तक चला वो भारतीय सेना और नागा गुटों के बीच में संघर्ष। काफी नुकसान भी हुआ दोनों तरफ। फिर जैसा कि स्रोत बताता है, सालों के संघर्षों, सेना के दबाव के बाद 1975 में एक बड़ा मोड़ आया। जो मुख्य नागा गुट था, नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी, उसने भारत सरकार के साथ शिलांग समझौता किया। अच्छा, शिलांग समझौता। हाँ, उसमें उन्होंने हथियार डाल दिए और बातचीत का रास्ता चुना। लेकिन जैसा होता है ऐसे मामलों में, सब लोग तो शायद माने नहीं होंगे समझौते को। स्रोत कुछ नाम बताता है शायद। बिल्कुल नहीं। 3 बड़े नेता थे, ईशाक चीशी सू, थोइंगलेंग मुइवा और एसएस खापलांग। स्रोत कहता है कि ये लोग इस समझौते से बिल्कुल नाखुश थे। उनका मानना था कि यह तो एक तरह से सरेंडर है और नागाओं की आज़ादी बातचीत से नहीं मिलेगी, वो सिर्फ हथियार के दम पर ही मिल सकती है। और यहीं से फिर वो एनएससीएन वाली बात आती है, मतलब एक नया शायद ज्यादा उग्र संगठन। एग्जैक्टली। स्रोत के हिसाब से इन्हीं तीनों ने मिलकर फिर एनएससीएन यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनाया, नागा संघर्ष जारी रखने के लिए। इनकी रणनीति अलग थी, गुरिल्ला युद्ध वाली। मतलब सेना से सीधी टक्कर नहीं, बल्कि घात लगाकर हमला करना, जिसे छापामार युद्ध कहते हैं। और हाँ, स्रोत ये दावा भी करता है कि इन्हें बाहर से, मतलब चीन और पाकिस्तान की आईएसआई से हथियार और पैसा वो सब मिलता रहा। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये जो साथ आए थे, ये भी फिर एक नहीं रह पाए। स्रोत कहता है कि इनके अपने बीच भी फिर मतभेद हो गए, और इसमें भारतीय इंटेलिजेंस का भी हाथ था। सही कहा। स्रोत के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इनके बीच की जो दरारें थीं, उनको पहचाना और शायद उन्हें बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाई। जो मुख्य मतभेद था वो खापलांग को लेकर था। देखिए, खापलांग असल में म्यांमार के नागा इलाके का था और वो चाहता था कि संगठन जो है वो म्यांमार की सेना के खिलाफ भी लड़े। अच्छा। जबकि ईशाक और मुइवा का कहना था कि भाई अभी हम इतने मजबूत नहीं हैं कि दो दो मोर्चों पे लड़ें, अभी सिर्फ भारत पर ध्यान दो। तो खापलांग को लगा कि उसके लोगों की, मतलब म्यांमार वाले नागाओं के हितों की अनदेखी हो रही है। और इसी वजह से एनएससीएन टूट गया। हाँ, स्रोत बताता है कि अप्रैल 1988 में इसी बात पर एनएससीएन 2 हिस्सों में बंट गया। एक बना एनएससीएन आईएम यानी इशाक मुइवा गुट, और दूसरा एनएससीएन के यानी खापलांग गुट। इसके बाद तो फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन चुनौती दोनों ही बने रहे भारतीय सुरक्षा बलों के लिए। फिर कुछ साल बाद ये संघर्ष विराम मतलब सीज फायर की बात भी आई। वो कैसे हुआ? देखिए, भारतीय सेना के ऑपरेशन लगातार चल रहे थे, दबाव बढ़ रहा था, तो एनएससीएन आईएम जो था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। स्रोत के मुताबिक इशाक और मुइवा जो उस समय बैंकॉक से ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने 1999 में भारत सरकार के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट किया, संघर्ष रोकने का समझौता। इसमें उन्होंने वादा किया कि भाई हम सेना पर हमला नहीं करेंगे और अपने कैंप, हथियार, कैडर, सब की जानकारी सरकार को देंगे। ये एक बड़ी बात मानी गई उस समय। हाँ, ये तो बड़ी बात थी। तो फिर एनएससीएन के का क्या हुआ?
क्या उन्होंने भी ऐसा कुछ किया? स्रोत क्या कहता है? हाँ, एनएससीएम के 3 साल बाद 2002 में एनएससीएम-के ने भी भारत सरकार के साथ ऐसा ही सीज फायर किया, लेकिन खापलांग का रवैया थोड़ा अलग था। स्रोत के अनुसार उसने ये समझौता सिर्फ 2 साल निभाया। 2003 में उसने फिर से भारतीय सेना पर हमला करके इसे तोड़ दिया। अरे 2 साल में ही तोड़ दिया? हाँ, इसके बाद सेना ने एनएससीएम-के के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर दिए। दबाव इतना बढ़ा कि खापलांग को भारत छोड़ना पड़ा। वो फिर म्यांमार, थाईलैंड, चीन इन इलाकों में भाग गया। यानी 2000 के दशक में स्थिति ये थी कि एक गुट बातचीत की मेज पर आ गया था और दूसरा अभी भी लड़ रहा था छिपकर। फिर 2014 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ देश में, नई सरकार आई। स्रोत कहता है कि पॉलिसी में भी कुछ बदलाव दिखा। बिल्कुल, 2014 में एनडीए सरकार आई और उसने जो पहले की लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसे बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। हाँ। मतलब साफ था कि अब सिर्फ पूरब की ओर देखो मत, बल्कि सक्रिय हो जाओ, एक्शन लो। स्रोत बताता है कि इस बदलाव से ना वो बाहरी ताकतें जो कथित तौर पर नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी गुटों को सपोर्ट कर रही थीं, खासकर चीन, वो थोड़ी चिंतित हो गईं। उन्हें शायद लगा कि अब भारत सरकार और सेना नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा सख्ती करेंगी। और स्रोत के मुताबिक यही चिंता और ये बदला हुआ माहौल, इसी ने 2015 के उस बड़े हमले की जमीन तैयार की। इसमें वो चीनी खुफिया एजेंसी MSS के एजेंट्स वाली बात भी है। हाँ, स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना बताता है। जनवरी 2015 की बात है। चीन की जो खुफिया एजेंसी है MSS, उसकी 2 महिला एजेंट्स कथित तौर पे मणिपुर के रास्ते भारत में घुसीं और असम पहुंची। वहां उन्होंने अल्फा कमांडर परेश बरुआ से मुलाकात की और फिर नेपाल के रास्ते वापस चीन चली गईं। अब ये भारतीय इंटेलिजेंस के लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उनकी जानकारी के हिसाब से परेश बरुआ उस वक्त भारत में था ही नहीं। तो सवाल उठा कि भाई अगर मिलना ही था तो चीन में भी मिल सकते थे। बरुआ को भारत बुलाकर मिलने का क्या मतलब? इससे शक बहुत गहरा गया कि जरूर कुछ बड़ा पकड़ा है। और यहीं से वो अम्ब्रेला वाली बात सामने आई है ना, वो रहस्यमयी कोडवर्ड। ये कैसे पता चला? अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। तो फिर इस अम्ब्रेला कोड को कैसे डिकोड किया गया? वो फुटबॉल मैच वाली क्या बात थी? हाँ बिल्कुल, पकड़े गए उग्रवादियों को मतलब तो पता नहीं था अम्ब्रेला का, लेकिन उन्होंने पूछताछ के आखिर में एक हिंट दिया। उन्होंने बताया कि म्यांमार में जल्दी एक फुटबॉल मैच होने वाला है और शायद उसी में अम्ब्रेला का राज छिपा है। बस ये जानकारी मिलते ही भारतीय सीक्रेट सर्विस एकदम हरकत में आ गई। स्रोत बताता है कि कुछ एजेंट अलग अलग पहचान लेकर, कोई BBC रिपोर्टर बनकर ऐसे म्यांमार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हाँ वाकई एक फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था और उसमें 4-4 टीमों के 2 ग्रुप थे। जैसे ही ये मैच और टीमों की लिस्ट सामने आई, भारतीय खुफिया एजेंसियों को पूरी पिक्चर साफ हो गई। अच्छा, फुटबॉल मैच की आड़ में कुछ और ही चल रहा था। तो वो टीमें असल में क्या थीं? वो टीमें असल में 4-4 उग्रवादी संगठन थे। मतलब कुल 8 अलग अलग गुटों ने हाथ मिला लिया था और एक साझा मंच, एक अम्ब्रेला बना लिया था। स्रोत बताता है कि इस नए संगठन का नाम रखा गया था ULFWSEA, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। इसमें देखिए कौन कौन थे। नागा गुट NSCN-K, असम का मेन विद्रोही गुट ULFA, परेश बरुआ वाला, और मणिपुर और दूसरे इलाकों के कई मैते और दूसरे जातीय गुट जैसे KLO, KYK, IKL, KCP, प्रीपैक प्रो और NDFB। ये एक बहुत बड़ा गठबंधन था, ऐसा पहले नहीं हुआ था। स्रोत के मुताबिक इस अम्ब्रेला का लीडर था NSCN-K का खापलांग, उसका डिप्टी था परेश बरुआ और जमीनी कमांडर थे कर्नल समंग, कोंगो कोन्याक और सुमी जैसे लोग। और स्रोत दावा करता है कि ये सब कुछ कथित तौर पर चीन और ISI की शह पर हो रहा था। मकसद था कि इन बिखरे हुए गुटों को एक करके भारत पर कोई बड़ा मतलब सनसनीखेज हमला किया जाए। स्रोत ये तो बता रहा है कि इंटेलिजेंस को अम्ब्रेला का पता चल गया, उसके लीडर्स भी पता चल गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि 4 जून 2015 का वो जो इतना बड़ा हमला हुआ, उसे रोका क्यों नहीं जा सका? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सरकार को, सेना को ये पता चल गया था कि हाँ भाई 8 गुट साथ आ गए हैं, खापलांग बरुआ लीड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि इनका निशाना क्या होगा। कोई बड़ा शहर, कोई जरूरी ठिकाना या कोई बड़ा नेता।
स्रोत के मुताबिक अंदाजा ये लगाया गया कि शायद वो किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को टारगेट कर सकते हैं या सेना के किसी बड़े कैंप पर हमला कर सकते हैं। तो नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन इसी बीच शायद उग्रवादियों को भी ये भनक लग गई कि उनके अम्ब्रेला का राज खुल चुका है और भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने फौरन एक्शन ले लिया। 4 जून 2015 को वो घात लगाकर हमला कर दिया। ऐसा ही लगता है। मणिपुर का चंदेल जिला था। वहां 6 डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला जब अपनी पोस्ट पर लौट रहा था तब उन पर घात लगाकर जबरदस्त हमला हुआ। स्रोत के अनुसार यह हमला इतना तेज और इतना अचानक था कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर 18 जवान शहीद हो गए। ये 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना पर हुआ सबसे बड़ा सिंगल हमला था। हमलावर तुरंत म्यांमार की सीमा में वापस भाग गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पर काफी ध्यान गया। 18 जवान शहीद। स्रोत के मुताबिक ये कारगिल के बाद सबसे बड़ा नुकसान था सेना के लिए। जाहिर है सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव बना होगा कि तुरंत कुछ किया जाए, सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल। हमले के तुरंत बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री, NSA अजीत डोभाल और उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग। स्रोत के अनुसार मीटिंग में फैसला हुआ कि इस अम्ब्रेला को 1 हफ्ते के अंदर तोड़ना है। एक कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। जैसा आपने कहा, उग्रवादी म्यांमार की सीमा के अंदर जा चुके थे। अब किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर मिलिट्री ऑपरेशन करना या अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता। इसे युद्ध भड़काने की कोशिश माना जा सकता था। और स्रोत इशारा करता है कि शायद चीन और पाकिस्तान चाहते भी यही थे कि भारत ऐसा कुछ करे और वो उस पर आक्रामक होने का आरोप लगा सके। पश्चिमी देश भी बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो फिर इतने मुश्किल और रिस्की ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया? स्रोत इसकी प्लानिंग के बारे में क्या बताता है? ये तो बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन रहा होगा। हाँ, बहुत ही सोची समझी और एकदम खुफिया योजना बनाई गई, क्योंकि ये पता था कि दुश्मन की इंटेलिजेंस ISI और चीनी एजेंसी वो भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रख रही होगी। तो सबसे जरूरी था स्पेशल फोर्सेस के मूवमेंट को छुपाना। प्लान ये बना कि ऑपरेशन के लिए जो स्पेशल फोर्स यूनिट चुनी गई 21 पैरा SF, उसके कमांडोज को 13 बिहार रेजिमेंट की वर्दी पहनाई जाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 13 बिहार रेजिमेंट का उस समय नॉर्थ ईस्ट से पीस स्टेशन किसी शांत इलाके जैसे दिल्ली या मुंबई जाने का रूटीन मूवमेंट तय था। तो जब कमांडोज मूव कर रहे थे, दुश्मन के इंटेलिजेंस को लगा कि ये तो बिहार रेजिमेंट का नॉर्मल मूवमेंट है। उन्हें शक ही नहीं हुआ कि ये असल में स्पेशल फोर्सेस हैं जो ऑपरेशन की तैयारी में जा रही हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की तरकीब थी। और फिर वो सीमा पार ऑपरेशन क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक हुई। हाँ, पूरी तैयारी के साथ 21 पैरा SF के कमांडोज म्यांमार सीमा के पास जमा हो गए थे। इंटेलिजेंस से उग्रवादियों के ट्रेनिंग कैंप की एकदम सटीक लोकेशन मिल चुकी थी। ये सीमा से करीब 15-20 किलोमीटर अंदर थे। स्रोत के मुताबिक 9 जून 2015 की रात को अंधेरा होते ही कमांडोज ने म्यांमार की सीमा पार की। वो रात भर पैदल चलकर सुबह होने से ठीक पहले लगभग 1 बजे के आसपास अपने टारगेट पे पहुंचे और दोनों ट्रेनिंग कैंपों पर एक साथ हमला बोल दिया। ये ऑपरेशन इतना तेज और अचूक था कि उग्रवादियों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। स्रोत के अनुसार इस ऑपरेशन में 40 से 60 उग्रवादी मारे गए। इस ऑपरेशन का असर क्या हुआ फिर? क्या वो अम्ब्रेला, वो जो 8 गुटों का गठबंधन था, वो टूट गया? हाँ, 9 जून के इस कामयाब ऑपरेशन ने उस अम्ब्रेला की कमर ही तोड़ दी। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ा। स्रोत बताता है कि इस ऑपरेशन के दबाव और उसके बाद सेना के जो लगातार अभियान चले, उसके चलते उन 8 गुटों में से 5 ने या तो सरेंडर कर दिया भारत सरकार के सामने या फिर बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। 2017 में जो अम्ब्रेला का सरगना था खापलांग, उसकी बीमारी से मौत हो गई। उसके बाद सुमी ने कमान संभाली, लेकिन 2018 में उसे भी गुट के अंदर ही झगड़ों में हटा दिया गया। फिर खापलांग का भतीजा है आंग संत, उसे नया चेयरमैन बनाया गया और स्रोत के अनुसार वो आज भी थाईलैंड या म्यांमार से NSCN के जो बचे खुचे लोग हैं उनको ऑपरेट कर रहा है। तो क्या अब ये मान लें कि नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद अब खत्म हो गया है, शांति आ गई है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? देखिए, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते। स्रोत बताता है कि भारतीय सेना और सरकार ऑपरेशन सनराइज जैसे अभियान लगातार चला रही हैं। जो बचे खुचे उग्रवादी गुट हैं, खासकर NSCN के,
उन पर दबाव बना हुआ है और उन्हें सीमा पार धकेलने में काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। लेकिन स्रोत ये दावा भी करता है कि जो बाहरी ताकतें हैं, जिनका जिक्र चीन, आईएसआई और कुछ पश्चिमी देशों के रूप में किया गया है, वो कथित तौर पर नहीं चाहती कि भारत स्थिर हो या एक बड़ी शक्ति बने। उनका कथित मकसद यही है कि नॉर्थ ईस्ट में किसी न किसी तरह अशांति बनी रहे, ताकि भारत उलझा रहे। इसके लिए वो कभी स्थानीय लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं या फिर, जैसा स्रोत इशारा करता है, बाहर से अपने जैसे दिखने वाले लड़ाकों को भेजकर सुरक्षा बलों या आम नागरिकों पर हमले करवाते हैं, ताकि विकास रुक जाए और अस्थिरता बनी रहे। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की वो लंबी और जटिल कहानी। 2015 का वो हमला और भारत का जवाब, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, ये वाकई दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय संघर्षों में बाहरी ताकतों की भूमिका हो सकती है या कम से कम होने का आरोप लगता है, और कैसे एक अकेली घटना भी ना कई सालों के इतिहास और जियोपॉलिटिक्स का नतीजा होती है। और ये कहानी ये भी बताती है कि देश की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए हमारे सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को कितने मुश्किल, कितने जटिल मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं है, ये सूचना की लड़ाई है, रणनीति की है, मनोवैज्ञानिक दबाव की है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की है। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि जब बाहरी ताकतें, जैसा कि स्रोत दावा करता है, किसी देश के अंदरूनी हालात को अस्थिर करने की लगातार कोशिश करती हैं, तो उस देश के आम नागरिकों की, हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है या होनी चाहिए, ताकि हम जाने अनजाने में इन बाहरी ताकतों के एजेंडे का हिस्सा बनने से बच सकें। इस पर जरूर सोचिएगा।